जाएगा, नहीं तो ऊपर से जाए। शुरू करें। ध्वनि में और एक समझ लेना है, फिर लिखेंगे। ध्वनि में एक और विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जिसको कौन सा गुण कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। कौन सा इफेक्ट है? थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। इसके पहले हम लोग गुण निपटा चुके हैं, लक्षण निपटाए थे कि गुण लक्षण ना, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे? तारक देखे, तीव्रता देखे, गुणता देखे, क्वालिटी। आवाज का मोटा पतला होना किसके कारण? तारक। पिच के कारण। पिच ज्यादा तो आवाज पतला, यही ना, आवाज पतला। और पिच कम तो आवाज मोटा। आवाज का लाउडनेस होना इंटेंसिटी पे, तीव्रता पे। तीव्रता ज्यादा है तो आवाज का लाउडनेस क्या होता है? ज्यादा होता है। वह आयाम पे डिपेंड करता था, और तारक उसके आवृत्ति पे डिपेंड करता है। तारक किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति। आवृत्ति अधिक, तारक अधिक। ये सब समान आवृत्ति और समान क्या तीव्रता होने के कारण, समान तारक और समान तीव्रता होने के बावजूद भी हम ध्वनि में अंतर पता कर सकते हैं। वह उसकी गुणता के कारण होता है, और गुणता डिपेंड करता है फंडामेंटल टोन और हार्मोनिक्स पे, मतलब मूल स्वर और सनांदी। मूल स्वरक से ही बहुत वो स्वर निकलते, तो वो अधिस्वर भी हो जाता है। मूल स्वर, अधिस्वर और सनांदी। खुला आर्गन पाइप से सम विषम दोनों सनांदी, बंद आर्गन पाइप से सम सनांदी, विषम सनांदी। इससे ज्यादा क्या था? एक प्रभाव है डॉपलर इफेक्ट, जो कि बहुत इजी इफेक्ट है, कुछ ऐसा दिमाग वाला नहीं है। आप ही ध्यान सुनिए कि कोई जैसे गाड़ी हम लोग के पास आ रहा है, गाड़ी में हॉर्न बज रहा है, और वो गाड़ी धीरे धीरे पास आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको ज्यादा सुनाई देगी, आवाज उसके की कम सुनाई देगी। ज्यादा सुनाई देगा, और जैसे हमसे दूर जाएगा तो वो कम। तो डॉपलर इफेक्ट यही है कि जब कोई वस्तु, ध्वनि जो स्रोत है जिससे आवाज निकल रही है, जब कोई स्रोत श्रोता के नजदीक आ रहा है, श्रोता मतलब जो सुन रहा है, तो जब उसके नजदीक आता है तो इस कारण क्या होता है? उसकी आवृत्ति कैसी प्रतीत होती है? बढ़ी हुई। और जब दूर जा रहा है तो उसकी आवृत्ति घटी हुई। और ध्वनि के इसी प्रभाव को कौन प्रभाव? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव? डॉपलर। यह ध्वनि सिर्फ नहीं कहना, किसी भी तरंग के लिए यह प्रभाव दिखेगा तो कौन सा प्रभाव? डॉपलर प्रभाव। ठीक है, पहले ध्वनि का हम लोग बात करते हैं, फिर आगे इसको देखेंगे। समझ आ गया होगा? ट्रेन आ रहा है, ट्रेन जब आपके पास आता है तो थोड़ा तीखा श्रिल आवाज आता है। ऑप्शन एग्जाम में श्रिल आएगा, हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं सब एग्जाम का वर्ड होता है। श्रिल सुनाई देता है थोड़ा सा तीव्र वाला, इसका मतलब जब वो क्या हो रहा है? पास हो रहा है। जब दूर जा रहा है तो आवाज थोड़ा मोटा हो जाता है। दूर जाने के कारण उसकी आवृत्ति क्या होती है? कम। एक सवाल पहले तो सवाल ही देख लेते हैं कि सर कम ज्यादा कैसे? किसी से आवृत्ति 600 निकल रही तो हमको 600 होने लगेगा, लेकिन आपको बताए थे कि ये उसके दूरी पर भी डिपेंड, वहां लिखा दिए थे इस वाले में, तीव्रता वाले में। दूसरा हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि उस पर कुछ प्रभाव भी तो पड़ रहा है। दूर जा रहा है तो तापमान का प्रभाव, घनत्व का प्रभाव, उसी आपको लगेगा कि यहाँ से वहां तक तो सबका घनत्व सेम ही होगा। हवा का लेयरिंग बढ़ रहा है ना, बढ़ा कि नहीं दूरी में। इस कारण से आवृत्ति में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और ध्वनि का यही गुण कौन सा इफेक्ट कहलाता है? डॉपलर इफेक्ट। समझ आ गया होगा? तो लिखते हैं पहले। अच्छा, ये दोनों कारण हो सकता है। सिर्फ ट्रेन हमारे पास आएगा तब होगा कि हम भी ट्रेन के पास जाएंगे तो होगा? दोनों हो सकता है। श्रोता का स्रोत के पास आना या स्रोत का श्रोता के पास जाने के कारण ध्वनि की आवृत्ति में क्या महसूस होता है? चेंज महसूस होता है। और यही फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कौन इफेक्ट है? डॉपलर इफेक्ट। या आपेक्षिक गति के कारण हुआ कि सीधा गति वाला बात है? आपेक्षिक, क्योंकि दो गति की बात हो रही है, श्रोता की गति और स्रोत की गति, इसलिए कैसी गति है? आपेक्षिक। लिखिए पॉइंट। जब श्रोता या स्रोत, जब श्रोता या स्रोत एक दूसरे के, जब श्रोता या स्रोत एक दूसरे के पास आती है, जब श्रोता या स्रोत एक दूसरे के पास आती है या दूर जाती है, एकदम इजी भाषा में लिख रहे हैं, या दूर जाती है, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है। तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है। अर्थात लिखिए, अर्थात
ये दूसरा डेफिनेशन है, अर्थात के बाद नीचे के लाइन में लिखिएगा। श्रोता एवं स्रोत के, जो पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, श्रोता एवं स्रोत के बीच की आपेक्षिक गति, रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक गति, अर्थात श्रोता एवं स्रोत के बीच की आपेक्षिक गति, श्रोता एवं स्रोत के आपेक्षिक गति के कारण, क्या होता है, आवृत्ति में, आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है। ध्वनि के इसी गुण को, ध्वनि के इसी गुण को, ध्वनि के इसी गुण को डॉपलर प्रभाव, ध्वनि के इसी गुण को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, यह ध्वनि तथा प्रकाश, यह ध्वनि तथा प्रकाश दोनों का गुण है, यह ध्वनि तथा प्रकाश किसका गुण है, दोनों का। तो डॉपलर इफेक्ट नाम है, तो कौन दिया होगा इस सिद्धांत को, देखिए इस सिद्धांत को क्रिश्चियन जॉन डॉपलर, इस सिद्धांत को क्रिश्चियन जॉन डॉपलर, इस सिद्धांत को क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया, 1842 में प्रतिपादित किया। नेक्स्ट लाइन लिख लिए इतना, ध्वनि तरंग में डॉपलर प्रभाव, ध्वनि तरंग में डॉपलर प्रभाव असम्मित, असम्मित हो गया ना, असममित, ध्वनि तरंग में डॉपलर प्रभाव असम्मित तथा प्रकाश तरंग में, डॉपलर प्रभाव सम्मित होता है। असम्मित और सम्मित, ये कोई ज्यादा नहीं है, प्रकाश पढ़ेंगे समझ में आया होगा। सब दिशा में फैल जाएगा या सीधा एक समानांतर दिशा में जाएगा, वही बात समझ आ गया। ध्वनि में कैसा डॉपलर इफेक्ट, असम्मित, और प्रकाश वाली में डॉपलर इफेक्ट सम्मित, समझ आया ये। इसके बाद इससे जो सवाल आएंगे, क्लियर हुआ डॉपलर इफेक्ट। इसका एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, ट्रेन जो आता है प्लेटफॉर्म, अभी लिखना नहीं है, शुरू होगा। ट्रेन जब आता है पास हम लोग के, तो उसकी आवाज हमें तीखी सुनाई देती है, कौन सा गुण है, डॉपलर। जब दूर जा रहा है तो आवाज कम या मोटा सुनाई दे रहा है, किस कारण। अच्छा, पहले बात हम कम ज्यादा आपको समझाने के लिए किए हैं, बात यहाँ तीखा और मोटा होगा, क्योंकि चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो रहा है, चेंज इन एम्पलीट्यूड नहीं हो रहा है। तो जब आवृत्ति बदल रही है, जिस कारण क्या तीखा और मोटा लगेगा। कोई पास आकर के, आप ही पास आकर के बताएंगे तो आवाज क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा वो। ये बस एक कॉन्सेप्ट का ज्यादा है, वो वाला आयाम का ज्यादा पे नहीं चल जाना है। ये सब बात पकड़ में आता है, हम क्या बोलते हैं। तो कौन बताया, क्रिश्चियन जॉन डॉपलर 1842। यह ध्वनि और प्रकाश दोनों का है, तो लेकिन अनुप्रस्थ का है कि अनुदैर्घ्य का, अरे दोनों हुआ ना, जब प्रकाश और ध्वनि दोनों है तो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों तरंग का गुण है। कौन सा, डॉपलर है। तो ये ध्वनि वाला बात चल रहा है, पहले पूरा ध्वनि को ही समझ लेते हैं, फिर विराट कोहली समझेंगे, ठीक है। ये कौन सा था, डॉपलर है। इससे आपको सीधा सवाल क्वेश्चन से आ सकता है, इसलिए सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वेलोसिटी की आयतन, सब लिखा है ना फ्रीक्वेंसी में। वाह, किसका फॉर्मूला है, डॉपलर इफेक्ट। ये तो याद भी होगा लेकिन
डॉपलर प्रभाव का, यहाँ ओ लिखा हुआ है, ओ डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है। दिक्कत हो गया, लिखे? लिखना पड़ेगा कौन क्या है ना, बहुत आसान है। इधर ओ वाला लिख देते हैं। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वर, जो आवाज को सुन रहा है। जैसे ट्रेन और आदमी में, ट्रेन सुन रहा होता है, आदमी सुन रहा होता है और ट्रेन से आवाज आ रहा होता है। तो एस से हुआ सोर्स, जहां से आवाज आएगा, वो हुआ ऑब्जर्वर, जो आवाज सुनेगा। तो अब क्या बताना है, एन जीरो से क्या हुआ था, यह स्रोत का है कि श्रोता का? श्रोता जो सुनेगा, तो श्रोता की आवृत्ति क्या है, ये श्रोता की आवृत्ति ऑब्जर्वर का। दूसरा भी एस, भी अभी वो चल रहा है, वो ही लिखते हैं। ये वेग होगा, किसका वेग? श्रोता का, जहां वो आएगा। और श्रोता का वेग कैसे, ट्रेन आ रहा है, आदमी नहीं जा सकता है, आप बोल रहे हैं तो आप भी बढ़ सकते हैं, हम भी तो बढ़ सकते हैं, तो उसका वेग है ये। एक आ जाएगा यहाँ एन एस, ये किसकी आवृत्ति है? स्रोत, जहां से आवाज आ रहा है। तोता, तोता मैना नहीं होना यहाँ, श्रोता, स्रोत, क्या स्रोत की, किसकी आवृत्ति? जहां से आवाज आ रहा है। और ये स्रोत का वेग, स्रोत का क्या है? वेग, वेग स्रोत का, किसका है? स्रोत का। और भी आसान है, ध्वनि का वेग, किसका वेग? ध्वनि ही ना आ रहा है बीच में, तो 3 आदमी का हो गया यार। ये सब है, वो सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पहले आते थे। किन्हीं को स्पेशली एएलपी देना है तो 2-3 सवाल बना लीजिएगा। श्रोता की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और साउंड का स्पीड। समझ आया डॉपलर इफेक्ट? क्या आपके पास जाएंगे तो आवाज ज्यादा सुनाई देगा, कम? लेकिन यहाँ उल्टा काम कर रहा है, आपके पास जब जाते हैं तो कम सुनाई देता है, आंसर ही नहीं आ पाता, क्या? तो इसका अपवाद हो गया क्लासरूम ना, आवाज ही गायब ही हो जाता है, वहां व्यतिकरण हो गया है, वो समझाएंगे अभी। आवाज गायब, कुछ सुना ही नहीं दे रहा, ठोकना पड़ता है भी कि नहीं हो, ठीक है, मिटा इसको। समझ आ गया होगा? कुछ एलपीआर से सवाल आते हैं तो आपको सीधा दिया रहेगा कि जो श्रोता है उसकी अपनी आवृत्ति होगी कुछ। मान लीजिए श्रोता की आवृत्ति हम आपको दे दिए निकालने के लिए, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड जो है ध्वनि का फिक्स है 332, आसान से कटे हम 300 ले रहे हैं। कितना है? 332, 346 दिया रहेगा, 300 लेते हैं। और ऑब्जर्वर जो आदमी बढ़ रहा है उसका भी कुछ स्पीड होगा ना, मान लेते हैं 20 के स्पीड से जा रहा। आदमी कितने के स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन आ रही है, ट्रेन की आवृत्ति हम दे देते हैं 900। कितना है आवृत्ति उसकी? आवृत्ति है ना उसका। और ये किसका? उसका स्पीड। तो ट्रेन का स्पीड ज्यादा देना पड़ेगा ना, 20 से आदमी आ रहा है, ट्रेन दे दिए 60। कितना दे दिए? 60। और यहाँ भी किसका वैल्यू आएगा? 300। तो आराम से निकाल सकते। ये सवाल नहीं आता इसलिए हम ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर लेके क्यों जा रहे हैं? कुछ बच्चे का एएलपी का भी एग्जाम होगा, वो तो फिर अलग क्लास में चलता ही है, लेकिन अभी भी थोड़ा फाउंडेशन आइडिया देना नहीं पड़ेगा। आइडिया हम बस इतना दे रहे हैं, मान बैठाना है। गलती आप प्लस माइनस में कर जाएंगे तो उस बात को थोड़ा समझिएगा। क्या मिटा इसको हम? फॉर्मूला क्या है पहले? एन ओ बाई बी प्लस माइनस बी ओ, एन एस बाई बी प्लस माइनस बी एस। अरे जिधर एस है उसके नीचे एस वाला फॉर्मूला, और जिधर ओ है उसके नीचे ओ वाला। दिक्कत आता है प्लस माइनस की। किसकी दिक्कत आती है? प्लस। एक सवाल बनाना ही है क्या? बना लीजिए, एक सवाल कॉपी में रहेगा, देखिए। एक ट्रेन, सबको मीटर में रखते हैं, टेंशन ना हो। एक ट्रेन 60 मीटर पर सेकेंड, एक ट्रेन 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की ओर, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की ओर, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की ओर आ रही है।
आ रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की ओर आ रही है। ट्रेन से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति, ट्रेन से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति 900 हर्ट्ज है, 900 हर्ट्ज है, 900 हर्ट्ज है। ट्रेन से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज है? 900 हर्ट्ज है। लिख दिए, फुल स्टॉप। व्यक्ति ट्रेन की ओर, व्यक्ति ट्रेन की ओर, व्यक्ति ट्रेन की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहा है। व्यक्ति ट्रेन की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो व्यक्ति का आवृत्ति ज्ञात करें। ब्रैकेट में लिख देना है ध्वनि की चाल 300 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 300 मीटर पर सेकेंड। व्यक्ति की आवृत्ति मतलब क्या? वहां तक कितना पहुंच रहा है, नहीं कि आदमी से आवृत्ति निकलने लगा, ये सब बात नहीं ना है। वहां कितना साउंड पहुंचा, निकल ही गया होगा। हाँ, नहीं निकलेगा, प्लस माइनस समझना पड़ेगा कि निकालने लगे आप। निकाल रहे, निकालिए, समझाएंगे अभी। दोनों कैसे होगा? कोई एक गुण लेना पड़ेगा, बताएंगे इसको अभी। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं तो हम सोचे काहे, वो आप खाली फॉर्मूला लिख रहे थे, हमको लगा ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ डॉपलर इफेक्ट। पहले हमको बता दीजिए, दिक्कत ना हो जाए। ऑब्जर्वर का निकालना था आवृत्ति क्या। अच्छा, क्या आवृत्ति? वहां से ट्रेन से कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 900। लेकिन क्या हम तक 900 तक ही पहुंचेगा? ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? क्योंकि चेंज इन फ्रीक्वेंसी होना है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या है? डॉपलर इफेक्ट है, मतलब आवृत्ति में बदलाव। क्या है? आवृत्ति। तो ये तो निकालना ही था, लेकिन सोर्स का कितना दिया है? अरे बता दीजिए साहब, कितना स्पीड है? 60 से 50? 60 है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 20। और साउंड का स्पीड 300। ध्यान देना है, प्लस माइनस का खेल है। ये ओ और ये एस, ऑब्जर्वर और सोर्स, ऑब्जर्वर और सोर्स। यहाँ कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पे ट्रेन क्या है? खड़ी है कि खड़ा है? ट्रेन खड़ी है, वहां सोर्स वहां है ना, आवाज यहाँ से आएगा और ये हम तक आवाज पहुंच रही है। बहुत सिंपल बात। एक्सिस बांध लेते हैं, ठीक है? इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। अगर ऑब्जर्वर ट्रेन की ओर जा रहा है, दैट इज, यही होगा ना। और ऑब्जर्वर ट्रेन से दूर जा रहा है, माइनस। सोर्स ट्रेन, सोर्स जो ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, क्या इधर क्या है? माइनस। और ट्रेन उससे दूर जा रहा है, प्लस। ये फोटो समझ आ जाएगा तो खाली इसको डब्बा में लिख लीजिए। इसको हम लिखा है क्या? क्या यही सब चलता है किसमें? हाँ, ये एक्सिस पे ही लेना है। इधर लेके जाएंगे तो इसका माइनस हो जाएगा। एक्सिस दोनों के लिए काम कर रहा है, कहीं गलत नहीं। और वहां से दूर इधर जा रहा है तो क्या लेंगे? प्लस। तो वो तो फिर निकालना पड़ेगा, निकालिए, फिर बाद में चेंज करके बताना पड़ेगा ना कि कितना है। ये वाला निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो होता है उसकी सटीक आंसर। आप एक से निकाल रहे हैं, दोनों एक की ओर आ रहा है, जो मैथ में निकालते हैं वही ना। तो निकालिए उससे, देखिए आ रहा है। हम लोग तो फिजिक्स की बात करेंगे। 800 आया, मतलब चेंज हुआ आवृत्ति में ना। इससे भी निकाल के देख लेते हैं, समझ आ गया होगा ये थोड़ा। हम मान लिए कि ये दोनों एक्सिस मन में बैठा लेना है कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। और दोनों को मानना है कि दोनों सेंटर पे है। अभी किसी को मानना नहीं है कि बाहर है, दोनों कहाँ है? एकदम सेंटर वाले पार्ट पे। तो मान लीजिए यहाँ ओ है और एस वाला भी, जब एस को लेंगे तो तभी एस को भी यहीं रखेंगे। तो जब मान लीजिए ये ऑब्जर्वर उधर की ओर जा रहा है तो इधर जाएगा तो इधर कौन होता है? पॉजिटिव होता है। और जब इधर हो जाएगा तो निगेटिव। अब जब एस की बात आएगी तो एस को यहीं रखना है। जा जरूर इधर उधर रहा है, लेकिन रखना यही है। अब जब एस इधर जाएगा क्या? निगेटिव।
इधर जाएगा तो पॉजिटिव, यही काम किया है क्या। मिटाए, अब इसको सवाल बना लेंगे तब मिटाएंगे ना। तो पहला होता है NO, ये तो निकाल नहीं है। V कितना है 300। अब आप हमको बताइए इधर की ओर जा रहा है प्लस, और किसका 20 वाला जीरो है ना, फॉर्मूला मिटा दिया आप लोग को ना। 300 प्लस कितना होगा 20। फिर आता है सोर्स का, किसका कितना दिया 900 है ना, 600 का लिख रहे हैं, कितना दिया है 900। और अगला आता है फिर भी दोनों जगह। अब ये उधर जा रहा है ना माइनस, और ट्रेन का कितना है 100। अब इसमें कुछ रहा क्या, कितना है 320 बराबर 900 बचे 240। कटकुट हो जाएगा ना, जीरो जीरो काट दे। वो है क्या 320 गुना 90 बचा 224 बचा। अगले 8 किया 8 चौके 32 जीरो, यही ना 3 से कितना 30। क्या आ गया, नहीं काम किया क्या। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है बढ़ गया है, और डॉपलर काम किया कि नहीं, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो बढ़ेगा घटेगा। अब मैथ से आ गया 800 तो घट गया, नहीं डॉपलर पे काम किया क्या, नहीं ना, यही से काम होगा। किसको लग रहा है कि क्या ही चल रहा है, ये सब लगता है ना बीच में, क्या करे, लेकिन चलाना पड़ता है। ट्रेन से 9 से निकल रहा है, लेकिन हमको कितना सुनाई देगा 12। तो जब ट्रेन आए तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल जाना है, ट्रेन पकड़ना भी है तो उसी प्लेटफॉर्म पे रहना है, ठीक है। LP ईयर में आता है टेक्नीशियन में सवाल, यहाँ से इधर 1 डे ईयर में नहीं आ रहा है कहीं। बना दीजिए, लिख रहा है। मिटाए, ये किसकी बात हो रही थी, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, किसमें ध्वनि में। आपको लिखा है दोनों का गुण होता है, तो प्रकाश में भी ये गुण होता होगा डॉपलर वाला। प्रकाश में उतना ज्यादा समझने वाला पार्ट नहीं है, बस इतना है कि इससे हम लोग खास करके जो हब्बल थे उन्होंने पता लगाया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये बात एकदम पढ़े होंगे। वो इसी प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से पता चला। कैसे पता चला कि मान लीजिए वहां एक तारा है, ठीक है, वो तारा अगर हमारी ओर आ रहा है तो डॉपलर इफेक्ट यही कह रहा है ना, यहाँ बात लाइट की हो रही है तो साउंड वाला तो बात नहीं है। और एक तरीका हो सकता है कि तारा हमसे दूर जा रहा है या तारा वहीं स्थिर है, तीन केस बन सकता है। तो उन्होंने देखा कि कुछ तारा ऐसे हैं जिसका कलर हमें लग रहा है कि बैगनी की ओर ज्यादा झुकाव विस्थापित है, किसकी ओर, बैगनी। और एक तारा हमें ऐसा लग रहा है कि जो तारा किधर जा रहा है, दूर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर उनको बैगनी दिख रहा होगा इसका मतलब होगा कि वो क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, दूर जा रहा है। ये बात को समझेंगे अभी, ये समझ जाइएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सुनिए थोड़ा, अगर बैगनी आ रहा है किसी का, बैगनी की ओर विस्थापित हो रहा है, किसकी ओर, ये प्रकाश में डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसको लिखाएंगे भी उतना नहीं, इसलिए सुन लेना है, थोड़ा होगा तो एक लाइन लिखा देंगे। अगर कोई भी चीज आप देख रहे हैं और उसका ज्यादा विस्थापन किधर की ओर है, बैगनी की ओर। विस्थापन मतलब स्पेक्ट्रम, याद आया। तो ज्यादा अगर बैगनी की ओर हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारे नजदीक आ रहा है। क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है, ठीक है। जिस कारण नजदीक आने का मतलब, सारा तारा अगर बैगनी होता है इसका मतलब ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है। लेकिन उनको दिखा क्या कि सारे तारों का जो रंग है वो विस्थापित किसकी ओर हो रहा है, लाल की ओर। किसकी ओर हो रहा है, और लाल की ओर जब कलर विस्थापित होगा तो आप समझ जाइएगा वो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। और इसी आधार पे हब्बल बताए थे कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। क्योंकि सारे तारों को जब देखा गया तो उसका क्या हो रहा है,
रंग किधर की ओर विस्थापित हो रहा है? लाल की ओर। और लाल की ओर हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? दूर। तो प्रकाश में भी डॉपलर इफेक्ट होता है कि नहीं? वो उसके कलर पे। एक लाइन बस नोट में लिख देना है। देखिए, यदि तारों का रंग बैगनी की ओर, यदि तारों का रंग बैगनी की ओर विस्थापित होता है, यदि तारों का रंग बैगनी की ओर विस्थापित होता है, तो वह नजदीक की ओर, आ रहा होता है, नजदीक की ओर आ रहा होता है, तो वह नजदीक की ओर आ रहा होता है। लिख दिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि तारों का रंग लाल की ओर विस्थापित होता है, यदि तारों का रंग लाल की ओर विस्थापित होता है, लिखे, लाल की ओर विस्थापित होता है, तो वह दूर की ओर विस्थापित हो रहा होता है, तो वह दूर की ओर जा रहा होता है। वही बात, तो वह दूर की ओर जा रहा होता है। किधर की ओर जा रहा होता है? दूर की ओर। समझ आ गया? और इसी दोनों प्रक्रिया को किसमें डॉपलर इफेक्ट? प्रकाश का। सवाल आए, ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, स्थिर है, तो पहला आंसर क्या होगा? फैल रहा है। दूसरा आता है कि तारों का रंग बैगनी लाल की ओर विस्थापित होना किस गुण को दिखाता है? किस प्रभाव को? डॉपलर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? डॉपलर। प्रकाश अनुप्रस्थ रंग, अनुदैर्ध्य रंग। माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रकाश को माध्यम चाहिए, मतलब निर्वात में प्रकाश गायब है, चाहिए भी और इसलिए ये सवाल पूछा गया। क्या नहीं रहेगा फिर भी चलेगा और रहेगा फिर भी? इसका मतलब सीधा कहिए कि नहीं चाहिए। यही बात हुआ ना एक तरह से। तो ये बात होती है। और बाकी तो आप होशियार हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए डॉपलर प्रभाव का। ट्रेन का नजदीक आने से आवाज तीखी सुनाई देना। ट्रेन के नजदीक आने से आवाज तीखी सुनाई देना। ट्रेन के नजदीक आने से आवाज तीखी सुनाई देना। तथा ट्रेन के दूर जाने से आवाज का मोटा सुनाई देना। तथा ट्रेन के दूर जाने से आवाज का मोटा सुनाई देना। ये किस कारण है? डॉपलर इफेक्ट के कारण। किस कारण है? डॉपलर इफेक्ट। हो गया? समझ आया? याद सब हो जाएगा ये सब? बताइए, ये सब कॉन्सेप्ट को खा जाते हैं आप लोग। सस्ता ठीक है ना, इसीलिए फोटो और जमा कर देना है, सबको पहचान में नहीं आ रहा है कौन कौन है। अगला लिखना है ध्वनि के गुण। क्या लिखना है? वो एडमिशन जिनका हुआ फोटो सब जमा कर दीजिएगा। ध्वनि के गुण। अगला है ध्वनि के गुण। कौन सा पाठ है ये? ध्वनि के। सिलेबस समझ आया? तरंग पढ़े। तरंग में जितना आया, विद्युत चुंबकीय में कौन कौन सा? गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट, सब पढ़े। उस अल्ट्रावायलेट के बाद हम लोग कहाँ आए? तरंग के बाद उसकी परिसर पे कौन सा सुन सकते हैं, कौन सा नहीं। आवृत्ति के तरंग पे क्या कि कितना 20,000 से कहाँ तक लेके 20,000 तक, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा कौन सा ध्वनि? प्रासरक, उसको नहीं सुन सकते हैं। कुत्ता और बिल्ली उसको सुन सकता है। फिर हम लोग आगे उसके लक्षण पे। कितना सिलेबस देखिए ऐसे ही याद रहता है। लक्षण आए, लक्षण में क्या है? तीव्रता, तारक, गुणता,
उसके बाद एक बीच में इफेक्ट आ गया था, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट पर यही है ना। और उसके बाद आगे गुण पे क्या है, प्रकाश के गुण भी पढ़े हैं, यही है ना। पहला जो गुण पढ़ने जा रहे हैं ये हम लोग का परावर्तन। कौन सा गुण है, परावर्तन। पहला गुण है परावर्तन। परावर्तन गुण में क्या है, लिखिए अगला पॉइंट। ध्वनि का परावर्तन में पॉइंट लिखना है, ध्वनि का किसी माध्यम से टकरा कर लौट जाना। ध्वनि का किसी माध्यम या सतह, किसी माध्यम से टकराकर लौट जाना, प्रकाश, प्रकाश का बोल रहे हैं, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। बता दिए, इतना इंपॉर्टेंट आज, अब पूछना नहीं है बार बार। परावर्तन क्या है, टकरा करके लौट गया तो क्या है, परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला क्या पढ़े, ध्वनि का, समझ आया। पहला क्या है पार्ट, ध्वनि का टकरा करके लौटना क्या कहलाया, परावर्तन। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। इसके आधार पे जो आएंगे पॉइंट वो पूछा जाता है ज्यादा। इस कारण बहुत से सारे गुण अब पता चलेगा। ये क्या गुण है, टकरा लौट गया, इसका गुण है, ना लौटे फिर भी ठीक है, यही ना। इस कारण जो गुण आता है वो आता है प्रतिध्वनि। क्या आता है, प्रतिध्वनि, इको। क्या है, प्रतिध्वनि। पहला गुण है प्रतिध्वनि या इको। पहला गुण है प्रतिध्वनि या इको। लिख दिए। इको में क्या आवाज टकरा लौटता है, उधरे रह जा रहा है। आप सुने होंगे किसी किसी जगह पे इको क्या, आराम से इधर से हम बोलते हैं राम, उधर से राम आ रहा है कि उधर श्याम आ जाता है, राम आ रहा है, यही है ना। दोनों में एकदम अंतर समझना है। लेकिन फिर बोले हेलो तो उधर से आया हेलो, क्या है, इको है। और ऐसे हेलो बोले हेलो 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 होने लगा, गूंजने लगा, वो इको नहीं। पहले इस अंतर को समझना है। जो बहुत बार गूंजने लगा लगातार, जो ऑर्केस्ट्रा में चलता है हेलो 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 चल रहा है, वो इको पे ही सेट करता है। लेकिन उसको समझेंगे, उसमें कुछ और गुण है। इको होता है जैसे हम लोग कहीं दीवार वाल पे देखे होंगे, ऐसे चिल्लाते हैं हेलो तो उधर से आवाज एक बार वो भी चिल्लाता है कि नहीं, वो क्या कहलाता है, इको। तो परावर्तन का गुण है इको। किसका गुण है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन ही क्वेश्चन। पहला कंडीशन ये है कि क्या हर जगह से इको होगा, कि इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि वो कम से कम जो आपको दूरी होना चाहिए 16.6 मीटर। कितने मीटर का, और कभी कभी ऑप्शन 17 मीटर आएगा। तो अगर 16, हाँ तो ये सब तो आएंगे। 16.6 मीटर या 17 मीटर की दूरी पर अगर है कोई वस्तु, तो वहां से वह टकरा करके आवाज क्या होगा, हम तक लौट जाएगा। वो टकरा के जो आवाज लौटेगा वही ध्वनि क्या कहला रहा है, इको। उसके असर के लिए एक बात और रहता है कि इतना टाइमिंग बीच में रहना चाहिए टकरा के लौटने के लिए, तब वो हम तक आवाज पहुंचेगा। और वो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, मतलब 1/10। कितना, 1/10 कि मतलब अगर इतना समय उसको नहीं मिल रहा है तो वो इको नहीं कहलाएगा। इस समय के लिए इतना दूरी रखना पड़ता है। इतना दूरी रखेंगे तो कितने का समय मिलेगा उसको, 1/10 सेकेंड। इसलिए वो टकरा करके क्या होता है, लौट जाता है। हम लोग पहाड़ सबके, कभी घर में ट्यूबवेल सबके पास अगर लंबा दूर पे दीवार है, वहां भी हम देखें कि आवाज टकरा के क्या होता है, लौटता है। सिंपल कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ 4-5 नाम आते हैं। अभी आपको एक आया ना, आज बता रहे हैं, आज इजी लगता है आप लोग के आंख से पता चलता, हम तो पहले ही बोले। लेकिन अगले दिन फिर क्यों कंफ्यूज। अभी परावर्तन है, फिर अपवर्तन आएगा, फिर आएगा व्यतिकरण आएगा, ध्रुवन वाला तो यहाँ आएगा नहीं, विवर्तन आएगा। फिर तभी भूल जाइएगा कि प्रतिध्वनि परावर्तन का था कि अपवर्तन का। किसका गुण है, परावर्तन। कम से कम दूरी कितनी चाहिए, उसकी दूरी कितनी है, 16.6 मीटर या 17 मीटर। और समय का जो अंतराल है कितना होता है, 0. लिखिए पहले कुछ पॉइंट। किसी सतह से ध्वनि के टकराकर
ध्वनि के टकराकर किसी सतह से ध्वनि के टकराकर लौटने की घटना, लौटने की घटना प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि कहलाती है। लिख दिए। अगला लिखिए, यह परावर्तन के कारण होता है। यह परावर्तन के कारण होता है। यह परावर्तन के कारण होता है। किस कारण हो रहा है? परावर्तन के कारण होता है। इसके लिए न्यूनतम दूरी, इसके लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर, 16.6 मीटर ब्रैकेट में लिख लीजिए 17 मीटर। इसके लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर ब्रैकेट में 17 मीटर होनी चाहिए। होनी चाहिए। कितना मीटर है? 17 मीटर। इसका समय अंतराल, इसका समय अंतराल 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड होता है। कितना हो रहा है? 1/, न्यूनतम दूरी क्या है? 16.6। इधर से चिल्लाए हेलो तो एक बार ऐसे हेलो आवाज आएगा, ठीक है? यही ना, जितने बार वैसे परावर्तन आएगा उतने बार हो सकता है। ये बात का भी ध्यान रखना ही नहीं कि एक ही आवाज आएगा। एक सतह एक से टकरा के आया तो एक बार आया, ऐसा होता भी है। वहां पे शिमला गए ना, शिमला, वहां एक जगह है लव स्पॉट। कौन सा जगह है? स्माइल। देखो लव स्पॉट पे क्या होता है, ऐसे आप यहाँ से चिल्लाएंगे आवाज तो उधर से आवाज टकरा क्या होता है? लौटता है। एक बार हम आवाज चिल्लाए यहाँ से तो वो आवाज टकरा क्या हो रहा है? लौट रहा है। वहां 4-5 स्पॉट बना हुआ है, ठीक है? ऐसे हम बार बार नहीं गए हैं, ठीक है? एक बार, 2 बार, 4-5 स्पॉट बना हुआ है। स्पॉट 1 2 3 4 5। ऐसा हो क्या रहा है, वहां वाले स्पॉट पे क्या है? एक ही पहाड़ है। यहाँ वाले स्पॉट के बीच जाइएगा, वहां पहाड़ का तो अलग डिजाइन है ना। यहाँ जाइएगा 3-4 पहाड़, प्लॉट स्पॉट 4 पे जाइएगा वहां 5 पहाड़। तो यहाँ खड़े होकर और वहां पे चार्ट लगा दिया गया है। अगर एक बार आवाज लौटा तो इतना % रिलेशनशिप ठीक है। मतलब समझ आया? अगर आप नाम चिल्लाए और एक बार लौटा तो 20% ही आप लोग के बीच है लव। 80% इतना। अब मान लीजिए कोई प्लॉट 2 पे खड़ा हो गया, स्पॉट 2, जहां पीछे एक ही पहाड़, इधर चिल्लाया नाम, नाम नहीं चिल्लाना है, कोई भी नाम, और वो नाम एक बार आया, कितना % है? 20। और यहाँ स्पॉट 3 पे या 4 पे चिल्लाइएगा 4-5 पहाड़, 5 बार नाम आता है, खुश हो जाता है सामने वाला के ज्यादा है। मतलब समझ आया? रियल घटना है सब ये हो रहा है वहां, इसी का पैसा दिया जा रहा है, ठीक है? ये सब रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। इसमें कुछ भी धारावाहिक घटना नहीं, सब वास्तविक घटना बता रहे हैं आपको। अगर एक बार नाम आ गया वापस तो फिर समस्या बहुत गंभीर हो जाएगा, ठीक है? तो जा करके पता कर लेना है कौन से स्पॉट पे खड़ा होना है। अपना एक्सपीरियंस बता रहे। पता चला कोई और स्पॉट पे खड़ा होकर नाम चिल्ला दिया, आवाज उधर से लौटा ही नहीं, तो फिर आप ब्लू ड्रम में मिलिएगा। ठीक है? बढ़े आगे तो ये कहानी होता है, बढ़िया आगे। इस कारण अब हम लोग कुछ कुछ चीज का पता लगा पाएंगे। कैसे? समुद्र के अंदर में जैसे कोई जहाज, इको से देखेंगे ना साउंड कितने देर में लौटा, दूरी पता नहीं चलेगा। मान लीजिए इको के कारण कोई दूरी आपको जो है यहाँ से गया और फिर वहां से आया, उस जाने आने में उसको लगा 10 सेकंड, तो जाने में कितना सेकंड? 5। इसी आधार पे तो सोनार वाला भी बताए थे आपको, अल्ट्रासोनिक वाला जो वहां होता है। तो अब वो गया और वो टकरा के लौटेगा, इससे हम दूरी का क्या कर लेते हैं? पता चल जाता है। अगर 10 सेकंड में आ भी गया लौट के तो गया कितने सेकंड में? 5। और मान लीजिए उसकी स्पीड थी 200 मीटर पर सेकंड, तो 5 सेकंड में कितना गया होगा? 1000 मीटर। तो पता चल जाएगा ना कितना किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर। तो ऐसे पता लगाते हैं। तो लिखिए, प्रतिध्वनि का उपयोग, प्रतिध्वनि का उपयोग, प्रतिध्वनि का उपयोग से हम समुद्र की गहराई में स्थित वस्तु, समुद्र की गहराई में स्थित वस्तु, समुद्र की गहराई में स्थित वस्तु, वायुयान की ऊंचाई,
वायुयान कितना ऊपर उड़ रहा है? वायुयान की ऊंचाई का पता लगाते हैं। समुद्र में की गहराई में स्थित वस्तु वायुयान की ऊंचाई का पता किससे लगाते हैं? इको से। कौन सा पार्ट है वो? इको वाला। न्यूनतम दूरी कितना है? 16.6 मीटर। और ये जो 1/10 है, थोड़ा सुनना है। हम लोग जैसे कोई बात सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। ये सब 1/10 बहुत जगह आएगा, ठीक है, और कहीं 8/10 आ जाएगा तो गलती हो जाएगा। 1/10 क्या, कोई भी आप इमेज ऐसे देख रहे हैं ना, पहले प्रकाश की बात कर रहे हैं, वह इमेज भी आप पे कितना देर तक हावी रहा? 1/10। उसी बीच में आपको दूसरा इमेज आ जाए तो दिखाई भी नहीं देगा। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग के आसपास कि अरे नहीं दिखा या नहीं हुआ, फिर से दिखा। ऐसे होता है, ये देखो फोन जो दिखा रहा है, हटा लिया। उसी इमेज में पहले कुछ आप देख रहे होते हैं, तुरंत ये तो वो दिखाई नहीं दे। उसी साउंड में 1/10 सेकेंड का समय अंतराल इसलिए चाहिए, उतना आपको ऐसे नॉर्मली भी चाहिए कि 1/10 सेकेंड के अंदर कोई अगर आ गया, यहाँ कितना लग रहा है? 0.1 सेकेंड से कम के बीच कोई ध्वनि अगर आपको सुनाई दे तो वो ध्वनि आपको सुनाई या समझ नहीं आएगा, क्योंकि पहले कोई ध्वनि सुन रहे हैं और वो ध्वनि उतने सेकेंड के बीच में ही दूसरी आ जाए तो वो समझ नहीं आएगा। तो वो समझने के लिए, अच्छे से सुन पाने के लिए कितने का अंतर चाहिए? एक ध्वनि के बीच दूसरे ध्वनि में इतना अंतर चाहिए। अभी जैसे हम वर्ड बोल रहे हैं, मेरे साथ ही दूसरा भी कोई बोलने लगे और आपको वो अंतर 0.1 का ना लगे, उससे कम का अंतर हो, तो आपको दोनों ध्वनि में कोई एक ध्वनि स्पष्ट सुनाई, तो स्पष्ट सुनाई देने के लिए भी अंतर कितना चाहिए? 1/10। ये किसका गुण है? इस सब परावर्तन। समझ आया? दूसरा हम लोग इसमें परावर्तन में एक और है, तो उसको कल देखेंगे, ठीक है।